नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। प्रदेश की धामी सरकार एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल सीएम धामी ने सरकारी नोटिफिकेशन गजट शिलान्यास में विक्रम संवत के साथ ही हिंदी महीनों का जिक्र करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं इस पहल को बीजेपी नेताओं ने स्वागत योग्य कदम बताया है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर संस्कृति भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में काम करती है और यह कदम भी इसी दिशा में उठाया गया है। बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड हमारी संस्कृति के लिए जाना जाता है। हमारा हिंदी भाषा, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो मुझे लगता है कि हिंदी भाषा को प्रमोट करना ही चाहिए, क्योंकि अन्य भाषा भी बहुत सम्मानित है, लेकिन हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो इसको तो आगे आना ही चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये फैसला वाकई बहुत सराहनीय है। और इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमारी नई जनरेशन है वो भी हमारी कम से कम हमारी संस्कृति को जानेगी, हमारी यहाँ की बोली भाषा को जानेगी, हमारी हिंदी भाषा के ऊपर उनकी प्राथमिकता होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये फैसला बहुत ही सराहनीय है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर अपने विधायकों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। दरअसल मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना इस्तीफा देकर शिष्टाचार का आदर्श प्रस्तुत किया है, पर जिन कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में गाली गलौज की उस पर कांग्रेस कब एक्शन लेगी। वहीं अब इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल के प्रकरण को कांग्रेस के विधायकों से जोड़ना बेईमानी है। देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल के प्रकरण को कांग्रेस के विधायकों के मामले से जोड़ना बेईमानी है। जिसके विरुद्ध कांग्रेस के विधायकों ने कुछ कहा, क्या उसकी तरफ से कोई कंप्लेंट है इतने दिन और अब कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सोची समझी रणनीति के तहत है। मेरी जानकारी में ऐसी कोई घटना नहीं है जिसमें कांग्रेस के विधायकों ने किसी के संग अभद्रता की हो, खासकर किसी कम्युनिटी को लेकर। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी से आपके माध्यम से मेरा ये प्रश्न है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने जो प्रेस की उससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि उनको कहीं भी ग्लानि नहीं है। अगर वो ये कहते कि मुझे आत्मग्लानि हुई, लोगों के आक्रोश को देखते हुए मुझे समझ में आया कि मेरे से गलती हो गई है, और तब इस्तीफा देते, तो हमारी नजर में उनकी इज्जत बढ़ती और उनका कद बढ़ता। लेकिन उन्होंने जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया और ये जताने की कोशिश करी कि पब्लिक, जनता और विरोध करने वाले लोग गलत थे, तो इससे ऐसा लगता है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे पर हल्द्वानी विधायक सुमित देश ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जन भावनाओं को समझा है। पहले जो लोग प्रेमचंद अग्रवाल का साथ दे रहे थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा जायज है, तो ये जनभावना के दबाव के कारण ही हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा में विपक्ष की आवाज को दबाने का काम हुआ है, वो सरासर गलत है। नहीं, ये इस्तीफा देखिए, जन भावना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समझा, और मैं तो यही कहूंगा, अब तो सबके मुंह ही बदल गए। पहले जो लोग उनका साथ सहयोग दे रहे थे, अब वही लोग कह रहे हैं कि ठीक हुआ, इस्तीफा हो गया। तो ये जो मन बदलाव हुआ है, जनता का दबाव है। देखिए, ये जन ताकत है। हम बार बार जनता से यही तो कहते हैं, इतने सारे विषय हैं, इतनी सारी बातें, जनता अगर अपना दबाव बनाएगी तो अवश्य जो नीति रीति बनाने वाले लोग होते हैं अवश्य उन पर प्रभाव पड़ता है। और अगर ऐसी परिस्थितियां चलती रही जिस हिसाब से चल रही हैं, तो जन भावनाएं जो हैं वो घर में ही और बंद जबानों में रह जाएंगी। ये आक्रोश जब सड़कों पे आता है, चौराहों पे आता है, और देखिए जो पूरा प्रकरण हुआ, इस पे बार बार मैं भी कई बार अपनी बात बोल चुका हूं, वो लग ही रहा था विधानसभा में जिस उग्र तरीके से व्यवहार हो रहा था, वो लग ही रहा था कि विपक्ष की आवाज दबाने का पूरा प्रयास करा जा रहा है, और विशेषतम जो नए सदस्य हैं उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करा जा रहा है। और उसी आक्रोश में, आवेश में, और मदन बिष्ट जी के साथ जो प्रकरण हुआ जिसमें उन्होंने जबरदस्ती, अरे भाई अधिकार है विपक्ष का वेल में आने का। अब खुद मेरे को याद है 2012 से 17 जब हमारी सरकार थी, ये सारे लोग जो आज बड़ी मर्यादाएं सिखा रहे हैं, सबसे पहले वेल में कागज फाड़ के ये लोग घुसते थे, ये सारे लोग हैं उसमें, और आज ये मर्यादाएं सिखा रहे हैं, परंपराएं सिखा रहे हैं, तो सही नहीं है। वो एक तरीका है, और वो सारा जो उग्र व्यवहार था उससे ही वो बदजबानी हुई, और उसे स्वीकार अगर उन्होंने कर लिया होता उसी समय पे, दोपहर में आके सत्र में बोल देते,
कि आज सुबह मुझसे आवेश में मेरी जबान से कुछ गलत शब्द निकल गए और मैं सदन की कार्रवाई से इसे वापस लेने की मांग करता हूं, आप सबसे क्षमा चाहता हूं। तो क्या हम लोग वहीं इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने खुद अपना इस्तीफा दिया है, पार्टी और मुख्यमंत्री की तरफ से उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। हालांकि यह मामला सदन के अंदर ही उनके माफी मांगने से खत्म हो सकता था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने वित्त मंत्री पर कोई सवाल ही नहीं खड़े किए, न ही उनसे माफी मांगने के लिए कहा गया। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने आगे कहा कि रितु खंडूरी और प्रदेश के आंदोलनरत नागरिकों को सड़क छाप कहने वाले महेंद्र भट्ट को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके की बात कर रही है कि उन्होंने कार्यवाही कर दी, तो मुझे कहीं से भी ये सूचना अभी तक नहीं मिली कि पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफा मांगा था या नहीं, और उन्होंने खुद अपना इस्तीफा जो है देने का कार्य किया। इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी समझ सकती है। रही बात धामी जी की, हरीश धामी जी की, जो उनका वो वीडियो था, उस वीडियो के बाद उन्होंने खुद जो है एक वीडियो जारी करके ये बोला था कि ये वीडियो मॉप किया हुआ है और इस वीडियो में वो अपने साथी के साथ कुछ पर्सनल बात कर रहे थे, जिसको किसी ने अलग तरीके से पेश करने का कार्य किया है। और देखिए, हम सदन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो सदन की गरिमा है उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी हर विधायक की होती है, जो जिम्मेदारी प्रेमचंद अग्रवाल जी ने नहीं निभाई, और वो तो मंत्री भी हैं और संसदीय कार्य मंत्री का जो है आप कार्य संभाल रहे हैं, उसके बावजूद सदन में आप शब्दों का प्रयोग आप करते हैं। और मुझे लगता है उनके साथ साथ अभी तो ये सिर्फ एक ही विकेट गिरा है भाई, धामी जी को इसके बाद मैडम स्पीकर का इस्तीफा भी लेना चाहिए, क्योंकि ये बात आज यहां तक पहुंची है कि यहां जो है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विभाजन की राजनीति जो कर रही है, इसकी वजह यही है कि मैडम स्पीकर इस मुद्दे को सदन में ही खत्म कर सकती थी, क्योंकि सदन का अपमान किया था प्रेमचंद अग्रवाल ने। प्रदेश में फायर सीजन शुरू हो चुका है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा प्रशासन की ओर से जंगल की आग की सूचना के प्रबंधन प्रणाली को डिजिटल करते हुए वन विभाग ने फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड मोबाइल ऐप विकसित किया है। यह पहली बार है जब इस प्रकार के ऐप के जरिए एक संचार तंत्र विकसित कर आग को काबू करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, फायर सीजन तो नवंबर से प्रारंभ हो गया है और इस फायर सीजन को लेकर मैं स्वयं भी कई मीटिंग दे चुका हूँ और एक मीटिंग बहुत जल्दी फिर इसको आने वाले हफ्ते में फिर रखी है। इसमें देखिए, हम लोगों ने कई फायर की बनागनी में किस तरह कमी आए, इसको के लिए कई नवाचार हमने पिछले 3 वर्षों में किए और उसी का परिणाम है कि विगत 3 वर्षों में अगर आप उठाकर आंकड़े देखेंगे, 22, 23, 24, 24, 25 में 17, 18, 19, 16, 17, 15, 16 इनके मुकाबले बनागनी की जो नुकसान हुआ उसमें कमी आई है। विगत में जरूर बिनसर में मानव हानि जरूर हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर के जो अगर आप हेक्टेयर में अगर जाएंगे कितने हेक्टेयर जंगल प्रभावित किए बनागनी ने, तो पिछले 3 वर्षों में विगत वर्षों के मुकाबले कम किया। इसका उसका सबसे बड़ा कारण था कि पहली बार हम लोगों ने जिलाधिकारी को भी इसमें इन्वॉल्व किया और जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो जनपद स्तरीय कमेटी है, उससे 2 फायदे हमें हुए। एक फायदा तो ये हुआ कि तत्काल अगर कहीं फंडिंग की आवश्यकता थी तो आपदा प्रबंधन मत से उसमें ऐसा हमें तत्काल उपलब्ध हुआ है। दूसरा, हमें जिला स्तर से मैन पावर की सब उपलब्धता बढ़ी। फेमस पंजाबी सिंगर और रैपर हनी सिंह हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दोस्तों के साथ सबसे पहले नीलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की जमकर सराहना भी की। वहीं उन्होंने खास तौर पर युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील भी की। और ये जो तस्वीरें हर महादेव, मैं आपका अपना योयो हनी सिंह। हमारे उत्तराखंड के सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत अच्छा एक एंटी ड्रग्स और नशे के खिलाफ एक कैंपेन चलाया है, जिसके अंदर उत्तराखंड पुलिस, हरिद्वार पुलिस और सारे उत्तराखंड की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है कि युवाओं को कैसे नशे से दूर रखा जाए। हमारे हरिद्वार से एसएसपी डोवाल साहब इस पूरी मुहिम में जुड़े हुए हैं और सारे युवाओं से मेरा ये निवेदन है कि नशों से दूर रहे और आपका कोई यार मित्र अगर ये सब करता है तो उसको भी रोके और पुलिस को बताएं। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भारत नेट स्कीम की समीक्षा की। साथ ही भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विभिन्न ग्रामीण योजनाओं एवं सेवाओं के संचालन की
मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। देश की राष्ट्रपति का देहरादून स्थित राष्ट्रपति आशियाना विश्व स्तरीय पार्क के रूप में अब कहलाया जाएगा। इसी कड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जून में करीब 132 एकड़ के पार्क की आधारशिला रखेंगी। इसके साथ ही आशियाना आमजन के लिए भी खोला जाएगा। वहीं उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के अध्यक्ष सुंदर पंवार ने बताया कि राष्ट्रपति आशियाने का महासंघ पूरी तरह से स्वागत करता है। देखिए 3 चरण है इसमें एंटायर प्रोजेक्ट के। पहला तो प्रोजेक्ट आशियाना को पब्लिक के लिए ओपन करना, वहाँ पर हमारे हॉर्स स्टेबल्स भी होंगे, तो वहाँ पे बच्चों को हॉर्स की उनके साथ जैसा बिहेवियर रहता है, ह्यूमन एनिमल बिहेवियर, किस तरह से भी अपकीप देम, वो सारी एक्टिविटीज़ से एजुकेट करना। थर्डली जो हमारा लोअर एस्टेट है आशियाना एस्टेट करी, दैट इज एसेंशियली अ फॉरेस्ट है, तो वहाँ पर इन सिटू कंजर्वेशन करते हुए कैसे उसको वॉक ट्रेल्स में इको पार्क में तब्दील करना। और जो मुख्य सबसे बड़ा फीचर है वो है अक्रॉस आशियाना जो हमारा 132 एकर्स का फार्म है, उसको एक मल्टी थीम पब्लिक पार्क में डेवलप करके पब्लिक के लिए डेडिकेट करना। सो टाइमलाइंस इनिशियली हैव बीन केप्ट फॉर एन ईयर, बट जैसे हमारा डिज़ाइन फाइनलाइज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग कुछ माइनर वेरिएशंस हो सकते हैं। ये मैं माननीय डीएम साहब का धन्यवाद करता हूँ, माननीय राष्ट्रपति महोदय का धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना आशियाना जो है हम लोगों पब्लिक के लिए यहाँ पे एक पार्क के रूप में खोलने का जो निर्णय लिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और डीएम साहब का विशेषकर आभारी हूँ कि आपकी सोच जो यहाँ के प्रति है, देहरादून जिले के प्रति जो आप सोच रहे हैं, और जो इससे जो मेन फायदा होना है ये हम ट्रांसपोर्टर का होना है, चाहे उसमें टैक्सी व्यवसायी हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे बस वाला हो, क्योंकि हमें एक साइट सीइंग का एक अलग पॉइंट मिलेगा। और इसमें जो डीएम साहब ने हम लोगों से जो हमारे विचार मांगे थे, हमने अपने अपने विचार उसमें रखे। उसमें होटल एसोसिएशन के भी थे, हम लोग भी थे, सारे लोग थे, और हम लोगों ने अपने अपने विचार उसमें रखे। और हम लोगों ने यही मेन ये रखा कि जो हमारा उत्तराखंड की जो मेन थीम है उसमें दिखाई जाए, क्योंकि टूरिस्ट सबसे पहले देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे, देहरादून रेलवे स्टेशन या आईएसबीटी पे जो आता है यात्री, वो मसूरी घूमने जब जाता है तो बाय राजपुर रोड जाता है, और राजपुर रोड पे मेन पॉइंट पे ये खुल रहा है आशियाना, और टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा एक अट्रैक्टिव पॉइंट रहेगा, और हम लोगों का भी इससे बिजनेस बढ़ेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां जेल में बंद कैदियों के जीवन में अनुशासन पैदा करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जेल प्रशासन के साथ मिलकर परिवर्तन प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसके तहत कैदियों को खेलों की कोचिंग दी जा रही है। साथ ही कैदियों को खेल के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं आईओसीएल के चेयरमैन ने हरिद्वार जेल से कुल 8 राज्यों की जेलों में इस योजना की शुरुआत की है। उसी के चेयरमैन सर की उपस्थिति में देखिए इस तरह के जो कार्यक्रम है जेलों में बंदियों को अनुशासित करने, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी है। आपने स्वयं देखा अभी आप लोगों ने इस कार्यक्रम को कि बंदियों में इसको लेकर के कितना उत्साह है, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि इस तरह की जो आईओसी की पहल है वो कारागार का दशा और दिशा परिवर्तित करने में बहुत बड़ी रोल अदा करने जा रही है। अभी हमने परिवर्तन का 10वां अध्याय जो है लॉन्च किया है। ये स्कीम जो है वो इंडियन ऑयल ने लॉन्च करी है देश के विभिन्न जेल प्रशासनों के साथ मिलके, जिससे कि हम लोग जो इनमेट्स हैं, जो कैदी हैं, उनके लाइफ में अनुशासन, स्पोर्ट्स, उसको हम ला सकें, ताकि उनको जब तक वो अंदर हैं तब तक उनकी लाइफ अच्छी बन सके, और जब वो बाहर जा सके तो वो जो कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे उसको वो आगे जाके प्रोपोगेट कर सकें और सोसाइटी में दोबारा से अपना स्थान अच्छे से प्राप्त कर सके। मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज यहाँ से देश की 7 जेलों में जो है स्पोर्ट्स कोचिंग कैंप का उद्घाटन किया गया, और आईओसी के चेयरमैन खुद यहाँ आए और उन्होंने पूरी जेल को भी हमारी देखा है और इसको सराहा है। तो निश्चित रूप से मेरे लिए कि बहुत बड़ी गर्व की बात है। और आज ये जो कैंप जो यहाँ स्पोर्ट्स कोचिंग कैंप है ये 1 महीने तक यहाँ चलेगा, और इसमें जो है 4 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है 1 महीने तक सिखाई जाएगी।
देहरादून में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की, जिसमें यूएफबीडब्ल्यू के संयोजक इंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 प्रमुख बैंक यूनियन ने 24 और 25 मार्च को हड़ताल बुलाई है। बैंक में अस्थायी नौकरियों की आउटसोर्सिंग बंद किए जाने को लेकर 9 प्रमुख बैंक यूनियन हड़ताल करेंगे। आंदोलन को चला रहे हैं। अभी ये 1 महीने से हमारा ऑल ओवर इंडिया में देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है, जो कि 24 और 25 मार्च को हमारा ये हड़ताल का प्रोग्राम है। इसमें सर हमारे कुछ ऐसी मांगे हैं जो कि सरकार ने पहले तो मान ली थी, लेकिन अभी वो पीछे हट रही है। आप देख रहे होंगे कि जो आज विभिन्न विभागों में जैसे आरबीआई है, एलआईसी है, बीएफएस है और केंद्र के जितने भी विभाग हैं वहां पे 5 डे वर्किंग चल रहा है। लेकिन हमारे जो 12वीं वेतन समझौता आईबीए के साथ हुआ था, उसमें यह था कि हम भी इस वेतन समझौते के बाद आपको ये 5 डे बैंकिंग का लागू कर देंगे। लेकिन आज हमारा इस दुर्भाग्य है कि आज तक हमें आज रोड पे आना पड़ रहा है। दूसरी चीज हमारा यह सर, आज हमारे बैंकों में जो कर्मचारी या अधिकारी का जो रिक्रूटमेंट है बहुत सालों से प्रॉपर नहीं हो रहा है। आज हम किसी भी अपने ग्राहकों को सर्विसिंग देनी चाहते हैं तो वो प्रॉपर नहीं दे पाते हैं और इसका बर्डन हमारे साथियों पे पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि जो यह गवर्नमेंट की एक पॉलिसी बना रही है कि हम इनको कुछ टाइम के लिए 1 साल के 2 साल के लिए यहाँ पे लोगों को जॉब देते हैं, लेकिन ये हमारे सिक्योरिटी पर्पज से भी ठीक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उनको भी प्रॉपर और परमानेंट कर दिया जाए। हल्द्वानी में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय आयुक्त दीपक रावत ने शिरकत की। इसके चलते बैठक में यह फैसला लिया गया कि जून के अंत से हल्द्वानी शहर में सिटी बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही अधिकारी ने कहा कि सेवा के तहत शहर के बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करने के साथ साथ नई बसों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। हल्द्वानी में ये आरटीए की बैठक आज हुई है। इसमें ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स, बाकी स्टेक होल्डर्स, अन्य ट्रांसपोर्टर्स वो सब भी मौजूद थे। तो पहला निर्णय तो ये हुआ है कि हल्द्वानी में 6 अलग अलग रूट्स पे जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है सिटी बस चलाई जाए, जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे। बहुत अधिक संख्या में आए तो जो रूट्स हैं उस पर 20% के हिसाब से हमने इनिशियली अलाउ किया है। और 21 जून तक इसकी जो हम चाहेंगे कि 21 जून तक ये यहाँ पे सिटी बस सेवा चल जाए 21 तारीख को। और इसमें जो कंडीशंस रखी गई हैं, जो यूरो 6 की कंडीशंस हैं लेटेस्ट या सीएनजी, वो उसको फॉलो करेंगे। 3 महीने के अंदर अपनी बस खरीदेंगे और इसको चलाएंगे। मैं समझता हूँ कि इससे पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी। नई बसेस होंगी और हल्द्वानी में बहुत से कामगार लोग हैं, वर्किंग विमेन हैं, वर्किंग मैन हैं, उनके लिए सेवा नियमित रूप से चलेगी तो शहर को इसका लाभ मिलेगा। 30 अप्रैल से देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसमें 2 मई से केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। वहीं 4 धामों में से सबसे महत्वपूर्ण धाम माने जाने वाले केदारनाथ धाम में शांतिपूर्ण रूप से श्रद्धालु आएं, इसके लिए केदारनाथ के विधायक आशा नौटियाल लगातार बैठक करती आ रही हैं। साथ ही विधायक का भी ये कहना है कि केदारनाथ धाम की यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। देखिए, अभी हम लोगों ने वहां पर 2-3 बैठकें कर ली हैं। 1 दिसंबर में की थी, अभी हमने फरवरी में वहां पे मार्च में फिर बैठक करी। बीच में हमने जो स्थानीय स्तर पर बैठकें करी, चाहे वो गौरीकुंड हो, फाटा हो, गुप्तकाशी हो, अन्य जगह जहां से लोग व्यवसाय करने के लिए केदारनाथ जाते हैं, उन लोगों के साथ मीटिंगें करके उनके सुझाव मांगे गए हैं और उन सुझावों के आधार पर वहां पर यात्रा सुचारू रूप से चले, लोगों का भी, स्थानीय लोगों का सहयोग बढ़ चढ़ के उसमें हो और जो आने वाले तीर्थ यात्री हैं उनको किसी तरह की दिक्कतें न हो, उस यात्रा ऐसी यात्रा व्यवस्था की बैठक वहां पर की गई है। और निश्चित तौर पर व्यवस्था जो की गई है उसके आधार पे वहां पे काम भी चल रहा है और प्रशासन भी पूरी तरह से वहां पे अपने अपने विभागों का काम कर रहा है। सुचारू करके वहां पे व्यवस्थाएं दी जाने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं।
हरिद्वार में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें कार सवार 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही चंडी घाट चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई। खबर मसूरी से है, जहां मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर कराने के लिए एसडीएम मसूरी ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले ही सारे कामों को पूरा करने के निर्देश दिए और साथ ही काम करने पर लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात कही। विभिन्न विभागों को बुलाया था। यहाँ पे हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, होटल, टैक्सी, व्यापार, हमने सभी को बुलाया था यहाँ पे और हम लोगों ने सभी की जो भी पॉइंट्स थे उनको नोट किया। जैसे पीडब्ल्यूडी की हमारी जो रोड बन रही है, मोतीलाल नेहरू रोड, जिसमें काफ़ी पैच वर्क पहले हुआ है, लेकिन अभी रोड क्योंकि सैंक्शन हो गई तो वो रोड तैयार हो जाएगी। इसमें जो हमारा जहाँ जहाँ पे पानी की समस्याएँ हैं, जो जल निगम की रोड कटिंग कहीं पे हो रही है तो वहाँ पे भी वो ठीक किया जाएगा। यूपीसीएल को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जो भी पोल्स हैं हमारे, जो भी लाइंस हैं जिनको अंडरग्राउंड करना है, वो भी स्टेटस हमसे एक बार अपडेट दें हमको कि उसमें क्या प्रोग्रेस रहेगा। तो इसी प्रकार से हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को प्रॉपर निर्देश दिए हैं हमारी। तो इसमें जो भी कहीं कहीं पे कटिंग हुई है तो उसमें डायरेक्शन दिए हैं कि पीडब्ल्यूडी उसको ठीक करेगा। और कोई भी कहीं पे भी अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो उसकी परमिशन लेने के बाद ही करेंगे। और वीकेंड्स पे हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है, तो उस टाइम पे हम लोग भीड़ को देखते हुए कम काम करेंगे। एनएच वाली जो रोड है हमारी, वो जो लबासा कनेक्ट करती है, तो इसमें कुछ जगह पे धंसाव हुआ है और जो हमारे कुछ बैरियर्स लगे हुए हैं वो एस्थेटिकली प्रॉपरली नहीं लगाए गए हैं। तो इसमें भी डायरेक्शंस दिए हैं कि वो उसको प्रॉपरली लगाएं। जो इनके बैरियर्स अलग जगह पे पड़े हुए हैं उनको वो वहाँ से हटाएं। और जो रेलिंग्स का काम है उसको भी उन्होंने अलग से स्कोप में दिया हुआ है जिसको लोग लगाएंगे। और रोड के लेवल को भी वो ठीक करेंगे और ग्रेडियंट को भी ठीक करेंगे। बिल्कुल सही है कि नंबर ऑफ टैक्सीज जो हमारी हैं वो मसूरी में बहुत ही ज़्यादा है और व्यवस्थित रूप में नहीं लगाई जाती हैं, इसलिए इनको समय समय पर हम लोगों को ठीक भी कराना पड़ता है। और इनको हमने निर्देशित भी किया है कि इस प्रकार से अगर टैक्सी ये लोग खड़ी करेंगे तो प्रॉपर चालानी कार्रवाई होगी और इनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जाएंगे। गोल्फ कार्ट की भी बात आई है। जो गोल्फ कार्ट हमारा संचालन है वो हमारे डेजिग्नेटेड रूट पे हम लोग करेंगे, डेजिग्नेटेड प्राइसेस हैं और जो इनके लिए चिन्हित हमारे 14 लोग हैं, जो 14 गोल्फ कार्ट्स हैं, उनके द्वारा कराया जाएगा। देहरादून में नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने बैठक में शिरकत की। इस दौरान देहरादून के तमाम 100 वार्डों के पार्षदों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे। वहीं देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने कुल 31 प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी, जिनमें कई प्रस्तावों को पारित कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि धारा 91 के तहत आए हुए प्रस्तावों को हमने स्वीकार कर लिया। देखिए, कल बोर्ड की प्रथम बैठक थी हमारी, जो कि काफी लंबी चली है, 10 घंटे के आसपास, और इसमें कई अहम बातों पर चर्चा हुई है विकास कार्यों को लेके। साथ ही जो पूरे शहर में जो हमने एक संकल्प भी लिया था चुनाव से पहले कि हम पूरे शहर को सुरक्षित बनाने का काम करेंगे और जो हमारी कुछ जिसमें महिलाएं हमारी सुरक्षित महसूस करें, हमारे जो नौनियाल है वो सुरक्षित महसूस करें, उसके लिए सीसीटीवी कैमरे हम सारे वार्डों में लगाने जा रहे हैं। साथ ही जो अतिक्रमण हो रहा है, सड़कों में जाम की समस्या रहती है, तो उसके लिए जो जिम्मेदार हैं ऐसे लोगों को उनको अतिक्रमण हटाने के लिए हमने जेब्रा जो फोर्स है हमारी उसको हम लेके आ रहे हैं और जोनल स्तर पे उस पर कार्रवाई करें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।